कार्बन फ्री रेडिकल। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन तब होगा जब कार्बन की बॉन्डिंग इसके बराबर या इससे लगभग बराबर वाले एटम के साथ होगा। जैसे अगर मैंने कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से करा दिया, ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक 2.1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक है 2.5, तो लगभग दोनों की इलेक्ट्रॉनिक बराबर है। और जब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक बराबर है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद जिस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा वो इंटरमीडिएट होगा फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। देख, अगर ये कार्बन से बंधा होता तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस नहीं है 2.5, लेकिन जनरली ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बॉन्ड वीक होते हैं। तो इसलिए अल्केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर तोड़ा जाए, कभी बॉन्ड को तोड़ने की बात आएगी तो वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने हैं, ना कि कार्बन बॉन्ड को तोड़ने हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर में अगर आप देखो तो ये बॉन्ड होगा p ऑर्बिटल का दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से बना हुआ, क्लियर, यहाँ पे। और ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड होगा, ये पर्टिकुलर बॉन्ड होगा p ऑर्बिटल का किसी s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड वीक होते हैं और ये पर्टिकुलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात जनरली नहीं करते हैं, हम जिस बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं वो ये बॉन्ड। तो इसलिए अल्केन्स वाले चैप्टर्स में जब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा ही कार्बन हाइड्रोजन की सोचनी है, ना कि कार्बन और कार्बन की सोचनी है। तो इसका मतलब कि कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हमेशा ही होमोलिटिक फिशन के द्वारा करना है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाए। जो चैप्टर्स मेनली कार्बन फ्री रेडिकल्स में इन्वॉल्व हैं वो चैप्टर हैं अल्केन। और एक चीज और आती है जहाँ पे फ्री रेडिकल आता है वो होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फोटोकेमिस्ट्री हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि फोटोकेमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अगर कभी इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट होता है कार्बन फ्री रेडिकल। लेकिन आपके लेवल पे जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर है अल्केन, और जो दूसरा पार्ट है वो आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इन दोनों जगहों पे हमें कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है, क्लियर। अगर हम फॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, कि कहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने पहले बोला था, पहला तो अल्केन चैप्टर जिसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। जो दूसरा आएगा वो आएगा एंटी मार्कोनिकोव, और एंटी मार्कोनिकोव में अगर कोई अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन का केमिकल रिएक्शन अगर हम HBr के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, क्लियर, कि व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr in presence of organic peroxide, it will give CH3 CH2 CH2Br। इस तरह कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और इसके मैकेनिज्म जिसके द्वारा एक्सप्लेन होती है वो होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे अगर आपने पेरोक्साइड मान लिया, और ये पेरोक्साइड जनरली होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इस पेरोक्साइड को यहाँ से बीच से ब्रेक कर देते हैं, और बेंजोइल पेरोक्साइड ब्रेक होके दो मॉलिक्यूल PHCO को फ्री रेडिकल बना देते हैं। ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के बाद दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल PH फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये PH फ्री रेडिकल इस HBr के ऊपर अटैक करता है, PH फ्री रेडिकल HBr के ऊपर अटैक करता है और इसको तोड़ देता है, और यहाँ से बेंजीन निकलकर PHH बेंजीन और Br फ्री रेडिकल, ये Br फ्री रेडिकल फिर इस अल्कीन के ऊपर अटैक करती है। ये Br फ्री रेडिकल इस अल्कीन के ऊपर अटैक करती है और ये बॉन्ड को तोड़ते हैं, और इसके द्वारा CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक Br यहाँ पे अटैच होता और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती, लेकिन अगर Br यहाँ पे अटैच होकर ये फ्री रेडिकल बनाता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेशन है, क्लियर। इसलिए हम इस पर्टिकुलर का अटैचमेंट यहाँ से करते हैं, ना कि यहाँ पे करते हैं। अब बाद में फिर यही बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बना लेता है CH3 CH2Br। हमें जो सोचना है वो सोचना है अल्केन के चैप्टर में, और दूसरा एंटी मार्कोनिकोव। डेफिनेशन क्या है? व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr in presence of organic peroxide will give
or will give those product in which Br will attach to that carbon which have more number of hydrogen and H which will attach to that carbon which have less number of hydrogen. तो दिमाग में रखना है कि एक केस अल्केन्स में हाइड्रोजन को तोड़ना है और दूसरा केस अल्कीन में केवल रिएक्शन HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तीसरा जो कहीं कहीं आपके लेवल पे आ सकता है वो होता है यूज ऑफ NBS या NCS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड या N क्लोरो सक्सिनिमाइड। अगर इस पर्टिकुलर को देखें कि ओरिजिनली होते क्या हैं, कि यहां हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एसिड को बोला जाता है सक्सिनिक एसिड। ये जो पर्टिकुलर 4 कार्बन के डाइओइक एसिड है, दिस एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। इस पर्टिकुलर का रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करा दूं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो अमाइड बनाता है, दिस अमाइड इज कॉल्ड एज सक्सिनामाइड। क्लियर? ये हमने बनाया सक्सिनामाइड। इस सक्सिनामाइड से अगर ये अमोनिया निकल जाए तो अमोनिया निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सक्सिनिमाइड। ये आपने बना लिया सक्सिनिमाइड। और इसी सक्सिनिमाइड का इस हाइड्रोजन को हटा दें और यहीं पे अगर Br लगा दें तो ये बन जाएगा N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। यहाँ पे अगर आपने Br लगा दिया तो यहाँ बन जाता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और यहीं पे अगर आपने Br की जगह Cl लगा दिया, तो ये बन जाता है N क्लोरो सक्सिनिमाइड। तो ये हो गया NBS और ये हो गया NCS। तो एक जगह NBS सोच सकते हैं जब Br हो और एक जगह NCS सोच सकते हैं जब Cl हो। तो इस पर्टिकुलर में भी ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के बाद Br फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो यहाँ से Br फ्री रेडिकल, यहाँ से Cl फ्री रेडिकल। तो इसका अटैक हम हमेशा एलाइलिक या बेंजाइलिक, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो इसको तोड़ देते हैं और इसको तोड़ने के बाद अगर लिखा हो NBS तो यहाँ पे हम लगा देते हैं Br, या NCS लिखा हो तो यहाँ लगा देते हैं Cl। और यही पर्टिकुलर डबल बॉन्ड आगे बढ़ते हुए अगर बेंजीन बना लें और यहाँ पे CH3 हो तो इसका सेम इस पर्टिकुलर को एलाइल बोलते हैं और इस पर्टिकुलर को बेंजाइल बोलते हैं। तो बेंजाइल पोजीशन के हाइड्रोजन को भी तोड़कर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल, तो इससे भी इस बॉन्ड को तोड़कर हम यहाँ पे ब्रोमीन अगर NBS है और क्लोरीन अगर यहाँ पे NCS है, तो एक केस यहाँ भी सोचते हैं कि N ब्रोमो सक्सिनिमाइड या N क्लोरो सक्सिनिमाइड एलाइल या बेंजाइल पोजीशन के हाइड्रोजन को हम Br या Cl से रिप्लेस करते हैं। क्लियर? कभी कभी एक रिएक्शन ऐसा और आ सकता है जहाँ पे इसी पर्टिकुलर का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दें हाई टेम्परेचर पे। मतलब अगर हमने अल्कीन लिया और अल्कीन का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन या ब्रोमीन का हाई टेम्परेचर पे, लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उस केस में जब भी टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है या पेरोक्साइड होता है या लाइट होता है, तो ये 3 कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड एंड लाइट, ये जनरली फ्री रेडिकल को फॉर्म करते हैं। तो इसका अगर मैंने हाई टेम्परेचर लिया तो हाई टेम्परेचर में भी ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि इसका फ्री रेडिकल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल। तो यहाँ से भी हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके हम सोच सकते हैं CH, CH2 और Cl, इस तरह का प्रोडक्ट। तो मेनली 4 जगहों पे फॉर्म होगा फ्री रेडिकल। एक अल्केन्स जिसमें लाइट के द्वारा हेलोजिनेशन कराते हैं, दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकोव जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तीसरा होता है NBS या NCS जिसमें एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हम ब्रोमीन या क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, और चौथा होता है हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, मतलब उस केस में हेलोजन को भी एलाइल या बेंजाइल पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये 4 केसेस हैं जहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल को सोचते हैं। अगर हम सोचे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबल करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पहले हम ये एनालाइज करें कि क्या कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिच है।
तो जैसे ये तो दिखाई देता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ओरिजिनली इसके ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। तो जब इसके ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 7 हैं और हमें चाहिए थे 8, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन रिच नहीं मानना है, बल्कि इससे हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानना है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो एटम या ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, मतलब जो +m+i वाले ग्रुप्स होंगे वो हमेशा इसको स्टेबल करेंगे, हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप्स होंगे हमेशा इसको स्टेबल करेंगे। लेकिन अगर मैंने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। क्लियर? तो हमें सबसे पहले एरोमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। क्लियर? इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं और वहाँ पे क्या था 4n+2, मतलब हो सकता था 2, 6, 10, 14, 18, मतलब कभी भी 7 नहीं हो सकता। इसी तरह एंटी एरोमेटिक में नहीं हो सकता क्योंकि एंटी एरोमेटिक में क्या आपने देखा 4n, मतलब वैल्यू 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है। मतलब उस पर्टिकुलर में, मतलब फ्री रेडिकल्स में हमें ना ही एरोमेटिक कैरेक्टर देखना है ना ही हमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर देखना है। तो जो बाकी बचे उस पर्टिकुलर कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक। रेजोनेंस के बाद जिस फैक्टर को देखते हैं वो फैक्टर होता है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के बाद लास्ट में फैक्टर देखते हैं वो फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जो देने वाले हैं, मतलब +m+ हाइपर कंजुगेशन +i, इसको स्टेबल करेंगे, -m- हाइपर कंजुगेशन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसको अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे पहले देखना है रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी अगर 2 हैं, कभी कभी मान लो ऐसा भी आ जाए कि कभी आ जाए लीनियर कंजुगेशन और कभी आ जाए क्रॉस कंजुगेशन। तो मैंने पहले भी बोला होगा कि लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो मान लो कभी केस ऐसा है और आपसे पूछ लें कि एक कार्बोकेटायन ये है, फ्री रेडिकल की बात करें, एक फ्री रेडिकल ये है और एक फ्री रेडिकल ये है, तो कार्बोकेटायन में भी हो सकता था, ऐसा सोचते हैं। तो यहां से फ्री रेडिकल यहां तक मूव कर सकता है, लेकिन इस केस में ये फ्री रेडिकल या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा। मतलब ये जो केस है वो है लीनियर कंजुगेशन का और ये जो केस है वो है क्रॉस कंजुगेशन का। तो लीनियर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 एटम तक डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन इस केस में 1, 2, 3 या 1, 2, 3 एटम तक डिस्पर्स हो रहा है। इसलिए लीनियर कंजुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हमें देखना है रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग फिर वीक। और अगर कभी लीनियर कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन की बात हो तो फर्स्ट लीनियर देन क्रॉस। उसके बाद देखना है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में मान लो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए CH3 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 फ्री रेडिकल, CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन है 9, इस केस में हाइपर कंजुगेशन है 6, इस केस में हाइपर कंजुगेशन है 3। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी स्टेबिलिटी होगी, फिर इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? तो इसीलिए रेजोनेंस के बाद जो देखना है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इसी का फ्री रेडिकल में इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन सोचूं तो इसमें 3 साइड से +i, इसमें 2 साइड से +i, इसमें 1 साइड से +i। इसका मतलब ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फिर ये सबसे कम स्टेबल जो फ्री रेडिकल है वो ये पर्टिकुलर फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका एप्लीकेशन सोचें तो पूरी फोटोकेमिस्ट्री जिसके द्वारा भरी हुई है वो है कार्बन फ्री रेडिकल। लेकिन आपके लेवल पे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है दैट चैप्टर इज अल्केन। अल्केन केस में अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, किसी भी अल्केन का, चाहे वो साइक्लोअल्केन्स हो या सिंपल अल्केन हो, मीथेन हो, इथेन हो, साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, अगर इथेन मीथेन कोई भी लेते हैं, कोई भी अल्केन लेते हैं, तो उसमें जो पर्टिकुलर यूज होने वाला है वो होने वाला है कार्बन फ्री रेडिकल। द कार्बन फ्री रेडिकल इन केस ऑफ अल्कीन विल आल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। क्लियर? कि अगर मान लो आपके पास पूछा जाए कि एक प्रोपेन है और इस प्रोपेन में क्या यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन सेम है या डिफरेंट है, क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है या डिफरेंट है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो करते क्या हो
क्लोरीनेशन कराते हैं लाइट प्लेन्स में। तो जब यहाँ का हाइड्रोजन को अगर मैंने रिप्लेस किया तो यहाँ मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहाँ से मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहाँ से मिल रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन ये दोनों सेम नेचर में है, तो यहाँ से केवल एक मिलता है, और यहाँ का हाइड्रोजन हमें मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रोपेन के अंदर कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप क्या कहोगे? 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और पूछा जाए प्रोपेन के अंदर कितने तरह के केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी आंसर होगा 2, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का नंबर तो 6 है, लेकिन 6 हाइड्रोजन का केमिकल नेचर 1 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन का केमिकल नेचर 1 है, इसलिए हम यहाँ से A और यहाँ से A, और ओवरऑल हमने बोल दिया 2 केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है, इस पर्टिकुलर सिस्टम से हटा दिया। तो हमें अल्केन्स के चैप्टर में जो चीज़ें सोचनी है आपके लेवल पे वो क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल।